औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 10 के अंदर हम सेंसरी रिसेप्शन का सेकंड हाफ जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। और आज के सेकंड हाफ के अंदर हमने वर्टिब्रेट्स के मुतालिक जो भी सेंसरी रिसेप्शन के टॉपिक हैं हमारे कोर्स आउटलाइन में, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम को हम इको लोकेशन भी कह सकते हैं या बायो सोनार भी कहते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक जो एनिमल होता है वो अपने माउथ से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो वो प्रोड्यूस करता है, और वो जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं वो आगे जाकर टकरा कर दोबारा उस एनिमल के पास जब वो वापस आती हैं, तो इससे उस एनिमल को अंदाज़ा हो जाता है कि उसके रास्ते के अंदर कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं है। इसको बड़ी आसानी से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी एनिमेशन अटैच किया, तो आप वो देख सकते हैं कि जिसके अंदर एक बैट, एक चमगादड़ जो है वो अपने माउथ से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उसके रास्ते के अंदर एक छोटा सा इंसेक्ट जो है वो मौजूद है। और आप देखें कि उस इंसेक्ट को टकरा कर साउंड जब वापस गया है तो उस बैट को अंदाज़ा हो गया है कि मेरे इतने डिस्टेंस के ऊपर मेरा शिकार जो है वो मौजूद है, और उसने उस शिकार को जाकर पकड़ लिया है। तो ये जो सारा सिस्टम है जिसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो वो प्रोड्यूस होती हैं और उसके मुतल्लिक अपना रास्ता, अपना जो शिकार है वो तलाश किया जाता है, तो ऐसे सिस्टम को हम सोनार सिस्टम, इको लोकेशन या बायो सोनार जो है वो कहते हैं। और इस काम के लिए जो एनिमल होते हैं उनको 2 से 3 मिली सेकेंड्स तक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, और वो एक सेकंड में 100 टाइम्स जो हैं ये इस तरह की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो कौन से एनिमल्स हैं जो इस तरीके से बायोसिनार सिस्टम या इकोलोकेशन के ज़रिए अपना रास्ता तलाश करते हैं या जो अपना शिकार है उसको तलाश करते हैं, उसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। बैट्स, ठीक है, जिसको हम चमगादड़ कहते हैं। श्रीव, जिसको हम छछूंदर कहते हैं, ठीक है। और केव डिवेलिंग बर्ड्स, मतलब कि ऐसे बर्ड्स जो गार के अंदर रहते हैं, जिसमें ऑयल बर्ड्स और केव स्विफ्टलेट्स आ जाते हैं, वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं। ये सारी जो एनिमल्स यहाँ पर एग्जांपल कोट की गई हैं, ये इकोलोकेशन के ज़रिए अपना रास्ता और अपना शिकार जो है वो तलाश करते हैं। सोनार सिस्टम के बाद जो सेकंड सिस्टम हमने डिस्कस करना है वो है जी स्मेल से रिलेटेड। और याद रखिएगा कि जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको हम ओल्फैक्शन भी कहते हैं। अब ओल्फैक्शन जो है वो ज़ाहिर बात है हमारी नेज़ल कैविटी से, हमारे नाक से रिलेटेड होता है। और जैसे ही हम अपने नेज़ल कैविटी को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, और उन रिसेप्टर सेल्स के साथ जो वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो अटैच होते हैं, और वो सेंसरी न्यूरॉन्स एक्चुअल में ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब ये कि वो ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिन्होंने स्मेल से रिलेटेड मैसेज लेकर जाना होता है, और वो आगे ओल्फैक्टरी नर्व के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, और ये ऐसी नर्व होती है जो कि स्मेल से रिलेटेड है, ओल्फैक्शन से रिलेटेड है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमें बताया गया है कि डॉग जो कि एनिमल बहुत ज़्यादा मशहूर है सूंघने से रिलेटेड, तो उसके नोज़ के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर के ऊपर 40 मिलियन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स मौजूद हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ इतना बताने की कोशिश की जा रही है कि उसकी जो नोज़ होती है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्मेल से रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर उतने ही ज़्यादा रिसेप्टर सेल्स जो वो मौजूद होते हैं। और हर ओल्फैक्टरी सेल जो होता है उसके ऊपर एक सीलिया का टफ्ट लगा होता है, और ज़ाहिर बात है वो जो सीलिया का टफ्ट है उसके अंदर रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं। मतलब जब वो डॉग स्मेल करता है तो स्मेल करने से मतलब जो केमिकल्स उसके नोज़ के अंदर जाएंगे तो वो उन रिसेप्टर सेल्स के ऊपर या रिसेप्टर साइट्स के ऊपर जाकर अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उस डॉग के ब्रेन के अंदर मैसेज जाता है और वो स्मेल कर पाता है। यहाँ पर हमने अभी पिछले टॉपिक्स के अंदर सीखा था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं और वो रिप्लेस नहीं होते। तो यहाँ पर आज हम एक एक्सेप्शन जो है वो सीख रहे हैं कि ये जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये रेगुलरली रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आपने जो है वो याद रखनी है। अब तीसरे पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल सिंपल सा एक हमें मेथड बताया गया है कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम काम करता है। तो बेसिकली आप इस तरीके से समझें कि आप अपने ऊपर ये सारा पैराग्राफ जो है वो अप्लाई करने लगें। अब लेट्स से जी एयर के अंदर कोई ऑर्डरेंट है, ऑर्डरेंट से मुराद कोई स्मेल है, तो वो स्मेल के मालिक्यूल्स जो होंगे या जो केमिकल है जिसकी वो स्मेल है वो सबसे पहले हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर जो है वो आएगी। अब जैसे ही वो हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर आती है तो हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस मौजूद है, तो वो जो केमिकल होगा वो उस वाटरी म्यूकस के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा,
और जैसे ही वाटरी म्यूकस के अंदर डिज़ोल्व होगा तो हमारी जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसके ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स होंगे, और वो उन रिसेप्टर्स के साथ जब बाइंड करेगा तो उसकी वजह से हमारी जो ओल्फैक्टरी नर्व है उससे मैसेज हमारे ब्रेन में चला जाएगा। और बताया जाता है कि हमारा ये जो म्यूकस होती है नाक के अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स भी हो सकती हैं या होती हैं, और वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो उन केमिकल्स को रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी जो है वो हम स्मेल कर पाते हैं। अब आखिरी पैराग्राफ के अंदर बेसिकली बताया गया है कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्डरेंट्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्मेल हैं वो कर पाते हैं। इसका एक ही आंसर है कि हमारे नोज़ के अंदर या जो हमारी जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है इसके ऊपर डिफरेंट तरह के रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। मतलब कि हर रिसेप्टर सेल जो होता है वो एक स्पेसिफिक तरह के केमिकल को सेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने या नेचर ने रखा हुआ है हमारे नाक के अंदर। तो जब डिफरेंट तरह के केमिकल्स आते हैं तो वो डिफरेंट तरह के रिसेप्टर सेल्स के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट तरह की स्मेल जो है वो जनरेट होती है। तो बेसिकली लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसका सिंपल इतना ही आप समरी कर सकते हैं कि हमारे नाक के अंदर डिफरेंट तरह के रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि डिफरेंट तरह के केमिकल्स को सेंस करने के लिए रखे हुए हैं। अब जी हम वर्टिब्रेट्स के हवाले से जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, तो सबसे पहले हम फिशेस को देखेंगे। जब हम फिशेस को पढ़ते हैं तो फिशेस के अगर आपने माउथ को गौर से देखा हो तो उसके ऊपर दो छोटे छोटे सुराख बने होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, या उर्दू के अंदर उनको हम नथने भी कह सकते हैं। तो वो उनके स्नाउट के ऊपर वो उनकी जो चूंच सी होती है, ठीक है, नाक सी होती है, उसके अंदर वो एक्सटर्नल नेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर अगेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। और बताया गया है कि जो फिशेस होती हैं वो सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर बड़ा ज़्यादा रिलाय करती हैं। फॉर एग्जांपल जो सैल्मन है, जो लैम्प्रेज है, जिनको हम इनको हम माइग्रेटरी फिशेस भी कहते हैं। अब क्यों माइग्रेटरी फिशेस कहती हैं वो ज़रा सीख लें कि जैसे ये अपने अंडों से निकलते हैं तो ये माइग्रेशन कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं दूसरे मतलब किसी स्ट्रीम के अंदर या दूसरे किसी पानी के अंदर। लेकिन जैसे ये अडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये वापस अपनी जगह के ऊपर आते हैं और वहाँ पर फिर अंडे वगैरह देते हैं। तो ये वापस किस तरीके से आ जाते हैं? क्या इन्होंने नक्शा याद किया होता है? नहीं, इन्होंने उस वाटर की जो स्मेल होती है उसको अपने ब्रेन के अंदर स्टोर किया होता है, और वो उस केमिकल को या उस वाटर की जो स्मेल होती है उसको सूंघते हुए दोबारा से उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं, और वहाँ पर फिर जो वो अपने अंडे देते हैं, और वहाँ से फिर से जब मतलब बच्चे निकलते हैं और वो फिर हिजरत करते हैं, और इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कोट की जा सकती थी लेकिन वो नहीं की गई, शार्क्स की। आपने जो है वो कार्टून के अंदर, मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि जैसे ही पानी के अंदर थोड़ा सा भी ब्लड होता है तो उसी वक्त जो है वो शार्क आ जाती है। तो शार्क की भी सूंघने की जो मतलब कि जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो अगर थोड़ा सा भी ब्लड पानी के अंदर हो तो वो उसको पहुंच जाते हैं वो केमिकल्स, और वो उस अपने जो प्रे की तरफ जो है वो फटाफट आ जाती है। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये ओल्फैक्शन, कि मतलब सूंघना जो है वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एम्फीबियंस हैं वो मेट रिकॉग्निशन के अंदर और दूसरे जो नॉक्शियस केमिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करने में अपनी ये सेंस इस्तेमाल करते हैं। नॉक्शियस कहते हैं जो कि पसंदीदा ना हो, मतलब कि जो तकलीफ दे केमिकल्स हैं। और अपनी फूड को लोकेट करने के अंदर भी एम्फीबियंस जो है वो अपनी ओल्फैक्शन को इस्तेमाल करते हैं। एम्फीबियंस के बाद अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर एम्फीबियंस से भी ज़्यादा बेटर डेवलप है ओल्फैक्टरी सेंस। अब इसके अंदर एक ख़ास किस्म का जो है ना वो एक छोटा सा ऑर्गन जो है वो मौजूद होता है जो कि इनको स्मेल करने में, ओल्फैक्शन करने में हेल्प करता है, और उसका नाम है जैकबसन्स ऑर्गन, या इसको हम विमेरो नेसल ऑर्गन भी कहते हैं। अब इसको पहले हम ना एक डायग्राम से सीख लेते हैं कि ये विमेरो नेसल ऑर्गन या जैकबसन ऑर्गन बेसिकली क्या है। यहाँ पर आपके सामने एक जर्नल लिजर्ड का जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो रखा गया है। आप देखें कि उसकी नेज़ल कैविटी यहाँ पर बताई गई है, उसकी ओरल कैविटी है, और यहाँ पर जो पर्पल कलर का है वो एक जैकबसन ऑर्गन है, या जिसको हम वोमेरो नेसल ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सी शेप पर्पल का जो है वो स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है। अब ये जो छिपकली है, ये जो रेप्टाइल है, ये जो भी चीज़ स्मेल करेगी, सारी बात है इसकी नेज़ल कैविटी में वो केमिकल्स आ जाएंगे, और इसकी नेज़ल कैविटी से होते हुए इस वमेरो नेसल ऑर्गन के अंदर, इस जेकबसन ऑर्गन के अंदर आ जाते हैं, और इस तरीके से ये जो रेप्टाइल है ये स्मेल कर पाता है।
और सेम इसी तरीके से ये जो लिजर्ड है, जो भी चीज़ या जो रेप्टाइल है, ये जो भी चीज़ अपने माउथ में रखेगी तो उस माउथ के जो केमिकल्स हैं वो भी इस जेकबसन ऑर्गन के अंदर, वेमेरोनेसल ऑर्गन के अंदर वो केमिकल्स जाएंगे और उसके मुताबिक इसको स्मेल आएगी। अब यहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक सीखने लगे हैं। अब नीचे जो है वो बेसिकली हमें एग्जांपल दी गई है स्नेक्स और लिजर्ड के हवाले से। आपने देखा होगा कि जो सांप है वो बार बार अपनी ज़ुबान जो है वो बाहर निकालता है। उसकी फॉक्ड टंग होती है, मतलब कटी हुई ज़ुबान होती है। वो क्यों बार बार ज़ुबान अपनी बाहर निकालता है? वो बेसिकली अपने इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल्स को सेंस कर रहा होता है। क्योंकि जैसे ही वो एयर के अंदर अपनी ज़ुबान निकालता है तो उसकी ज़ुबान के ऊपर वो केमिकल्स लगते हैं, और जब वो ज़ुबान अंदर लेकर जाता है तो वो उस रास्ते जो जेकबसन ऑर्गन है, जो वेमेरोनेसल ऑर्गन है, उसके पास वो केमिकल चले जाते हैं। और एक स्नेक को, एक लिजर्ड को अंदाज़ा होता जाता है कि उसके इन्वायरमेंट के अंदर कैसा जो है वो माहौल है, कोई ख़तरे की कोई निशानी तो नहीं है। सेम इसी तरीके से जो टर्टल्स होते हैं, जो ट्यूटारा होते हैं, वो भी जेकबसन ऑर्गन को इस्तेमाल करते हुए अपने माउथ के अंदर चीज़ें रख के उसको टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये ओल्फैक्शन से रिलेटेड हमने जो है वो बात की, और इसमें ये जो डायग्राम है ये आपको हेल्प करेगी जेकबसन ऑर्गन को समझने में। ठीक है, तो ये आप चीज़ इसको यहाँ पर नोट करेंगे। अब जी हमने फिशेस को देख लिया, एम्फीबियंस को देख लिया, रेप्टाइल्स को देख लिया, अब हम बर्ड्स के हवाले से जो है वो बात करने लगे। तो बर्ड्स के हवाले से बताया गया कि बर्ड्स के अंदर कोई इतना ज़्यादा सूंघने का, ओल्फैक्शन का रोल नहीं होता। हालांकि इनके होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, आप इनकी बीक के ऊपर, चोंच के ऊपर देख सकते हैं, दो छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो उसके अंदर अल्फैक्ट्री एपिथेलियम होती है जो कि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। लेकिन एक एक्सेप्शन इनके अंदर भी पाई जाती है, और वो है वल्चर्स की। पूरे बर्ड्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी स्मेल करने की जो ताकत है वो एक्चुअल में वल्चर्स के पास होती है, जिनको हम गिद्ध कहते हैं। ये मतलब गिद्ध जो है वो ऊपर उड़ रहे होते हैं, और कहीं पर भी, ज़ाहिर बात है हमने बचपन से सीखा हुआ है कि ये मुर्दार खाते हैं। मुर्दार से मुराद ये डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं ये, कि मतलब कई जानवर वगैरह जहाँ पर मर जाता है तो ज़ाहिर बात है उसमें से स्मेल जब प्रोड्यूस होती है तो ये ऊपर उड़ते हुए इनको स्मेल आ जाती है, और ये उस वक्त जो है ना उस जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो जो वल्चर्स हैं ये एक्सेप्शन है बर्ड्स के अंदर, कि इनके अंदर जो ओल्फैक्शन सबसे ज़्यादा, बाकी जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ओल्फैक्शन कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम मैमल्स की बात करें तो हम मैमल्स भी जो है वो अब लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो दिन और रात के अंदर ये स्मेल करके सारे अपने फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। और प्रीडेटर्स वगैरह भी जो है वो स्मेल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि जो डॉग है, जो वुल्फ है, जो लायंस हैं, वो स्मेल ही करते हैं, और स्मेल करके जो है वो अपने शिकार के उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर आसपास कोई हर्बीवोर है कि नहीं है। और सबसे जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर हम कोट कर सकते हैं वो फेरोमोन्स की है। फेरोमोन हमने बहुत लेक्चर्स पहले सीख लिया था कि फेरोमोन ऐसे केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो एक ही स्पीशी के दूसरे मेंबर के अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो डेवलप करवाता है। तो ज़ाहिर बात है वो फेरोमोन कैसे मतलब सूंघ सकता है? वो अपनी नोज़ को इस्तेमाल करके, ओल्फैक्शन को इस्तेमाल करके वो सूंघ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो हमने ओल्फैक्शन से रिलेटेड जो है वो बात की। अब जो नेक्स्ट जो सेंस हम पढ़ने लगे हैं वो एक्चुअल में टेस्ट से रिलेटेड है। जो टेस्ट से रिलेटेड उसको हम गस्टेशन भी कहते हैं, और एक्चुअल में जो टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं या गस्टेशन के रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्चुअल में कीमो रिसेप्टर्स ही हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि ओल्फैक्शन के अंदर वो केमिकल्स ही हैं जो कि आगे मैसेज जो प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरीके से टेस्ट जो हम करते हैं वो एक्चुअल में केमिकल्स ही होते हैं। तो वो रिसेप्टर्स जो टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे या गस्टेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। अब बेसिकली ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये ज़्यादातर माउथ के अंदर, थ्रॉट के अंदर, गले के अंदर जो है ना मौजूद होते हैं, और ज़ुबान के ऊपर तो सबसे ज़्यादा जो है वो मौजूद होते हैं मैमल्स के अंदर। अब अगर हम मैमल की ज़ुबान देखें, या लेट्स से हम अपनी ही टंग को ज़हन में लेकर आएँ, तो हमारी टंग के ऊपर छोटे छोटे प्रोट्यूबरेंस या उभार होते हैं जिनको हम पेपिला कहते हैं, जो कि एक बम्पी अपीयरेंस दे रहे होते हैं। अगेन मतलब छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं वो उसके बने होते हैं। हर बर्ड मतलब दो बर्ड के दरमियान में जो सर्विसेज होती है, जो कि मतलब दो बर्ड के दरमियान की जो खाली जगह होती है उसके अंदर एक्चुअल में टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि दो पेपीला के दरमियान में जो मतलब जगह होती है वहाँ पर टेस्ट बर्ड होता है। अब इसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हम जो है वो एक डायग्राम जो देख लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर आपको ये जो छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में सीलिया है। ठीक है, जैसे ही हम अपनी ज़ुबान के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो ये देखिए केमिकल्स आएंगे और इस सीलिया के साथ जो है वो जाकर जुड़ जाते हैं,
और उस सीलिया के साथ में जो है यहाँ पर आपको जो है वो गैस्ट्रेटरी सेल्स मिलेंगे, ठीक है। और साथ में जो है वो इसके एडिशनल सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक ऑरेंज की तरह अरेंज हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ऑरेंज के जो स्लाइसिस होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये सारे सेंसरी सेल्स जो हैं, गैस्ट्रेटरी सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो गैस्ट्रेटरी सेल्स है ये फिर आगे सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ जुड़े होते हैं, जो कि मैसेज फिर आगे लेकर जाते हैं। अब इसी चीज़ को हम अपनी बुक की जो डायग्राम है उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर एक टंग दिखाई गई है जिसके ऊपर बम्पी अपीयरेंस है, पेपीला जो है मौजूद है। दो पेपीला के दरमियान में यहाँ पर अब जो है वो टेस्ट बड मौजूद होगा। तो यहाँ पर आप देखें सरफेस ऑफ टंग, ये हमारी टंग की जो है वो सरफेस है। और उसके अंदर जो है वो आप देखें छोटे छोटे टेस्ट पोर्स हैं, मतलब जो खाली जगह होती है उसको हम टेस्ट पोर कहते हैं। उस टेस्ट पोर के अंदर गैस्ट्रेटरी हेयर्स है, मतलब सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है। और वो जो गैस्ट्रेटरी हेयर्स हैं वो आगे सेल्स के साथ अटैच हैं। और वो सेल्स कौन से हैं, वो गैस्ट्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है। और साथ में उनके जो है वो एडिशनल सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, या स्पोर्टिंग सेल भी उसको हम कहते हैं। और ये जो गैस्ट्रेटरी सेल हैं या जो स्पोर्टिंग सेल हैं, ये एक्चुअल में एक ऑरेंज की तरह जो है वो अरेंज होते हैं। और उसके बाद इन गैस्ट्रेटरी सेल्स के साथ, जिनको हम टेस्ट बड्स कह रहे हैं, उसके साथ आगे जो है वो सेंसरी न्यूरॉन अटैच होता है, जो कि आगे फिर मैसेज को जो है वो लेकर चले जाता है। अब ये जो पूरा इस पूरी स्लाइड के ऊपर जो सारी बातें लिखी हुई हैं वो इसी डायग्राम से रिलेटेड है। तो आप बार बार डायग्राम को देखकर तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसके हवाले से हमने पढ़ना है कि हमारी जो ज़ुबान होती है, जो टेस्ट होती है, उसमें 5 तरह के जो है वो सेंसेशंस होती हैं। हमने बचपन में 4 पढ़ी हुई थी, जिसमें स्वीट आ जाती है, सॉर आ जाते हैं, बिटर आ जाती है, साल्ट आ जाता है। लेकिन एक और भी जो है वो सेंसेशन होती है जिसे हम उमामी कहते हैं। उमामी बेसिकली एक जैपनीज़ टर्म है सेवरी के लिए। अब सेवरी मतलब गोश्त का जो जायका होता है उसे हम उमामी कहते हैं। अब ये जो गोश्त का एक जायका होता है वो एक्चुअल में एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड की वजह से होता है, जिसको हम ग्लूटामेट कहते हैं, ठीक है। और या फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी हम कहते हैं, जो कि एक फ्लेवर इन्हांसर होता है, मतलब कि गोश्त का एक फ़्लेवर लेकर आता है। तो बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि जो मीट का जो फ्लेवर है उसको हम क्या कहते हैं, उमामी कहते हैं। और वो कौन से अमाइनो एसिड की वजह से होता है, वो ग्लूटामेट या मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एग्जैक्ट मैकेनिज़्म हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये डिफरेंट जो सेंसेशंस हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन एक हाइपोथेसिस है कि जो मुख्तलिफ़ टेस्ट के जो केमिकल्स होते हैं वो हो सकता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गेट्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हों। मतलब कि इसको इजी कर लेते हैं कि लेट से जी स्वीट के जो केमिकल्स हैं ना, वो कोई और प्रोटीन चैनल्स ओपन करवाते होंगे जिसकी वजह से वो स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस होता है। जो सोर मतलब जो एसिड्स वगैरह हैं वो किसी और किस्म के जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गेट्स के ऊपर इन्वॉल्व होंगे। इसी तरीके से जो एल्कलॉइड्स हैं जिनका बिटर मतलब कि कड़वा जायका होता है, वो किसी और तरीके से इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें सिंपल उन्होंने यही बताया कि इसका कोई मैकेनिज़्म एग्जैक्टली नॉन नहीं है। अब जी हम वर्टिब्रेट से रिलेटेड जो वो बात करने लगे हैं कि मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरीके से ये जो टेस्ट से रिलेटेड है या गस्टेशन से रिलेटेड है वो किस तरीके से हम चीज़ें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो बताया गया है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के हवाले से, तो सिंपल सिंपल बता दिया गया है कि रेप्टाइल और बर्ड की जो ज़ुबान होती है, जो टंग होती है, उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स जो है वो मौजूद नहीं होते। लेकिन उनके टेस्ट बड्स होते हैं उनके गले के अंदर, उनके फेरिंग्स के अंदर, या इस तरह भी हम कह सकते हैं जो उनका फूड पाइप होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। फेरिंग्स मतलब कि फूड पाइप से ऊपर जो ईसोफेगस से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। तो वहाँ पर टेस्ट बड्स होते हैं, इनकी ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड्स जो है वो मौजूद नहीं होते। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर हम फिशेज़ और एम्फीबियंस को देखें तो इनके तो टेस्ट बड्स जो होते हैं वो स्किन के ऊपर भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अब फ़िश की एग्जांपल दी गई है जिसको हम स्टर्जन फ़िश कहते हैं। तो स्टर्जन के जो टेस्ट बड्स होते हैं वो उसकी हेड के ऊपर एक प्रोजेक्शन मतलब उसके उसके माउथ के ऊपर एक प्रोजेक्शन निकली होती है, वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और उसको हम रोस्ट्रम कहते हैं। अब बेसिकली वो क्या होती है कि स्टर्जन फ़िश जो होती है जैसे ही पानी के अंदर मूव कर रही होती है, नीचे मिट्टी के अंदर अपना माउथ लेकर जा रही होती है, तो उसके हेड के ऊपर मौजूद जो टेस्ट बड्स होते हैं, जो रोस्ट्रम होता है, उसके मुताबिक उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर फूड मौजूद है कि नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरी फ़िशेज़ हैं उनके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो उनके माउथ के अंदर पूरी रूफ़, साइड वाल्स और सारे फ्लोर के ऊपर जो फेरेंक्स वगैरह है वहाँ पर सारे टेस्ट बड्स जो है वो मौजूद होते हैं। और जैसे ही पानी उनके माउथ के अंदर जाता है तो उनको आइडिया हो जाता है कि
मतलब कि आसपास कोई फूड वगैरह मौजूद है कि नहीं है। और कुछ फ़िशेज़ ऐसी हैं जिसमें कैट फ़िशेज़ आ जाती हैं, कार्प्स आ जाते हैं, सक्कर्स आ जाते हैं, जिनके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो पूरी उनकी बॉडी के ऊपर फैले होते हैं, मतलब कि हेड से लेकर उनकी टेल तक पूरी बॉडी टेस्ट बड्स की तरह जो है वो काम कर रही होती है। और कुछ जो ऐसी मछलियाँ भी हैं जिसको हम कैटफ़िश कहते हैं कि उसके माउथ से जो विस्कर्स, मतलब जिस तरीके से एक बिल्ली की मूंछें होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कैटफ़िश जो होती है, मतलब एक मछली है, उसके भी माउथ से छोटे-छोटे टेंटिकल्स या बार्बल्स जो है वो निकल रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो टेस्ट बड्स जो है वो मौजूद होते हैं उसके ऊपर। तो ये बेसिकली हमने टेस्ट बड से रिलेटेड जो है वो बात की। अब हम लास्ट के ऊपर जो है वो वीएन से रिलेटेड बात करेंगे, जिसको हम फोटो रिसेप्शन भी कहते हैं। हमने देखना है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो आई है वो किस तरीके से मौजूद होती है। तो ये जो सबसे पहले आपको ये पूरी स्लाइड दिखाई दे रही है, इसको हम यहाँ पर डायग्राम से जो है वो सीख लेते हैं। सबसे पहली बात हम सीखेंगे कि हमारी आई के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। तो याद रखिएगा कि 3 लेयर्स जो है वो मेनली होती हैं। सबसे पहले जो वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, जो आउटर लेयर है। उससे बाद फिर मिडल लेयर है जो यहाँ पर पिंक कलर की, जिसको हम कोरॉइड कह रहे हैं। और उसके अंदर फिर येलो कलर की लेयर है जिसको हम रेटिना कहते हैं। अब नेक्स्ट जो बात यहाँ पर आपने सीखनी है वो ये है कि अगर हम इस कोरॉइड को देखें तो इस कोरॉइड से आगे चल के फिर स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि लेफ़्ट साइड के ऊपर बताया गया है। कि अगर आप पिंक कलर की इस लाइन को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि इस कोरॉइड से सीलरी बॉडी बनती है। इस कोरॉइड से जो है वो आगे ये आइरस बनते हैं, ठीक है। और इस आइरस के पीछे जो होते हैं वो लेंस पड़ा होता है। उसके बाद ये जो आगे उभार निकला हुआ है, हमारी आँख के आगे जो उभार होता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे लेंस और जो हमारा कॉर्निया होता है, इसके दरमियान वाला जो चैम्बर होता है या खाली जगह होती है, इसको हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। और ये जो आइरस है, इसके जो पीछे वाला चैम्बर होता है, इसको हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। अब यहाँ पर एक ना फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम जो है वो ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस फ्लूइड इसको हम कहते हैं। और उसके अलावा आइरस के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन के अंदर जाती है और वो सारी जो इमेजेस बनती हैं हमारी रेटिना के अंदर, वो सारे मैसेज वगैरह वहाँ पर लेकर जाती है। ये जो फोविया सेंट्रैलस है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इमेजेस बनेगी। और ये जो फोविया सेंट्रैलस है, ये एक्चुअल में रेटिना का जो है वो हिस्सा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। लास्ट के ऊपर हमारा जो पूरा आई बॉल है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। उसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है कंजक्टिवा, ये पूरी लेयर ने हमारी आई बॉल को जो है वो कवर किया होता है। उसके अलावा ये जो सुपीरियर रेक्टस मसल है, इन्फीरियर रेक्टस मसल है, ये हमारे आई बॉल को मूव करने के अंदर क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है ये हमने सीखी और इसकी सारी डिटेल बेसिकली यहाँ पर इसकी पहली स्लाइड के अंदर जो है वो डिस्कस की हुई है। अब जी उसके बाद हम बारी बारी सीख लेते हैं कि जी मुख्तलिफ़ एनिमल्स के अंदर किस तरीके से ये वीएन जो है वो काम करती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम वर्टिब्रेट्स के अंदर देखें तो लाइट जैसे ही चाहे दूर से चाहे नज़दीक से एंटर होती है तो उसको रेटिना के ऊपर फोकस करवाया जाता है। अब ये जो रेटिना के ऊपर लाइट रेज को फोकस करवाना है ताकि एक अच्छे तरीके से हमारी आई के अंदर इमेज बने, इस प्रोसेस को अकोमोडेशन कहते हैं। और इस अकोमोडेशन के अंदर हमारे अंदर जो है वो हमारे जो आई मसल्स होते हैं, जो सीलरी बॉडी है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, जो लेंस होते हैं, वो एडजस्ट होते हैं ताकि लाइट को एडजस्ट किया जा सके, ताकि अकोमोडेशन की जाए। लेकिन जैसे ही हम फिशेस की आइज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो लेंस होता है उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके जो है वो जो अकोमोडेशन जो है वो करवाई जाती है। हालांकि हमारे अंदर तो मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं ना, हमारे अंदर जो सीलरी बॉडी सस्पेंसरी लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं लेंस के साथ जो जुड़े होते हैं और वो अकोमोडेशन करवा रहे होते हैं। ये आपने पॉइंट पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था जब हमने ऑक्टोपस स्क्विड्स के हवाले से भी डिस्कस किया था और साथ में फिशेस के हवाले से भी किया था कि जब उन्होंने किसी चीज़ को फोकस करना होता है तो उनका लेंस जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाता है, बजाय इसके कि उनके जो लेंस को कंट्रैक्ट किया जाए। तो लेंस पूरे का पूरा जो है वो मूव कर रहा होता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो है वो एम्फीबियंस से रिलेटेड है। एम्फीबियंस साइट फीडर हैं। साइट फीडर से मुराद ये है कि वो अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। अब कुछ जो एम्फीबियंस ऐसे हैं कि उनकी आंखें बिल्कुल सामने जो है वो मौजूद है हेड के ऊपर। तो जब हेड के ऊपर सामने मौजूद होती हैं आंखें, जिस तरह हमारी आंखें बिल्कुल सामने मौजूद है, तो ऐसे विजन को हम कहते हैं बाइनोकुलर विजन।
अब बाइनोकुलर विजन आप समझ सकते हैं, बाइनोकुलर एक्चुअल में कहते हैं दूरबीन को। तो आपने देखा होगा कि जो दूरबीन होती है वो सामने वाली सारी चीज़ दिखाती है। तो हमारे अंदर भी जो विजन है वो बाइनोकुलर विजन ही है। और जिस जिस भी एनिमल के पास बाइनोकुलर विजन होती है, मतलब सामने की तरफ आंखें होती हैं, तो वो एक डेप्थ परसेप्शन से देख सकता है, कि मतलब कि वो बड़े गौर से सामने देख सकता है। लेकिन कुछ जो एम्फीबियंस वगैरह होती हैं उनकी थोड़ी सी साइड के ऊपर आइज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो बाइनोकुलर विजन तो नहीं होता, लेकिन वो साइडों से ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं बजाय इसके के सामने से। उसके साथ साथ जो एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है। अब निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो आई को प्रोटेक्ट करती है और क्लीन करती रहती है। अब यहाँ पर हमने एक पिक्चर अटैच किया है, इसके अंदर आप निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रॉग है, आप देख सकते हैं कि फ्रॉग का एक ऊपर वाला आईलिड है ग्रीन कलर का, एक नीचे वाला आईलिड है ग्रीन कलर का, लेकिन उसके अंदर लाइनों वाली एक मेम्ब्रेन है। इस लाइनों वाली मेम्ब्रेन को हम एक्चुअल में निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो बोलते हैं। तो ये बेसिकली आई को क्लीन करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ये आपने याद रख लेनी है, ये आगे रेप्टाइल्स के अंदर भी आएगी और इवन के बर्ड्स के अंदर भी ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन का रेफरेंस आना, तो उसमें भी इसी तरीके से जो है वो ये मौजूद होती है प्रोटेक्शन के लिए। अब ये रेप्टाइल्स के बारे से यहाँ पर बताया गया है कि रेप्टाइल्स के अंदर ये अपर लिड होता है, आई लिड होता है, लोअर आई लिड होता है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है और ब्लड साइनस मौजूद होता है, जो कि आई की सरफेस को क्लीन करने में और प्रोटेक्ट करने में जो है वो हेल्प करती है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि ये ब्लड साइनस बेसिकली क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर एक पिक्चर अटैच किया है कि इसमें देखें कि एक लिजर्ड होती है, कि उसने अपनी आँखों के अंदर छोटा सा एक स्पेस होती है साइनस, उसके अंदर ब्लड इकट्ठा किया होता है। और जब इसके कोई इसके ऊपर अटैक करता है तो इसका आखिरी जो हरबा होता है वो यही होता है कि ये अपनी आंखों से उसके ऊपर ब्लड का एक फव्वारा जो है, ठीक है, एक पिचकारी जो होती है वो फेंकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्सन ने उसको पकड़ा हुआ है, अब वो जब छूट ही नहीं पा रही थी वहाँ से, तो उसने उसके ऊपर जो है वो ब्लड फेंक दिया। तो ये एक्चुअल में ब्लड साइनस से निकलता है। और ये नॉर्मली भी मतलब कि आई को क्लीन करने के लिए ब्लड साइनस जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ स्नेक्स और लिजर्ड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर जो अपर और लोअर आईलिड्स होते हैं वो एम्ब्रियो के अंदर ही फ्यूज़ हो गए होते हैं, और पूरी आँख के ऊपर जो है वो एक क्लियर सी विंडो बनी होती है, एक स्किन बनी होती है जिसको हम स्पेक्टेकल कहते हैं। वैसे स्पेक्टेकल कहते हैं चश्मे को। तो ये जो मतलब कि होगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सांप आपके सामने है, स्नेक है, इसकी आई देखें कि इसके ऊपर एक क्लियर सी मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद है। अब इसकी आईलिड नहीं है जिसकी वजह से आंखें बंद और मतलब कि खोल सके, इसके ऊपर पूरी एक मेम्ब्रेन है, और इसी मेम्ब्रेन को हम जो है वो स्पेक्टेकल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके हेड वाले रीजन के ऊपर एक और आई होती है जिसको मीडियन आई या पैराइटल आई कहते हैं। एक्चुअल में वो जो मीडियन आई या पैराइटल आई होती है वो एक्चुअल में आउट ग्रोथ है किसकी, मिड ब्रेन की। और मिड ब्रेन की जो रूफ होती है उसको हम ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। तो उसकी आउट ग्रोथ एक्चुअल में मीडियन आई या पैराइटल आई जो है वो कहलाती है। और सबसे जो कंप्लीट मीडियन आई है वो एक्चुअल में ट्यूटारा के अंदर होती है, जिसके अंदर लेंस भी है, नर्व भी है और रेटिना भी है। बाकी जो रेप्टाइल्स है उसके अंदर मीडियन आई कोई मतलब कि इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं है। और इस मीडियन आई का काम ये होता है कि ये लाइट और डार्क के हवाले से बताता है, मतलब कि जो रेप्टाइल होते हैं जिनके पास ये मीडियन आई मौजूद है वो सेंस कर लेते हैं कि अभी रोशनी है कि अंधेरा है और सूरज किस तरफ है, तो ये उस मीडियन आई के ज़रिए जो है वो पता लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक जो है वो ट्यूटारा की हमने पिक्चर अटैच की है। तो साइडों के ऊपर तो उसकी सही वाली आंखें हैं, लेकिन ये जो ऊपर है, ये उसके हेड के ऊपर एक मीडियन आई जो है वो मौजूद है। तो ये जो मीडियन आई है ये एक्चुअल में इसकी मिड ब्रेन वाली जगह के ऊपर मौजूद होती है, जिसके ऊपर लेंस वगैरह, रेटिना और यहाँ पर नर्व भी मौजूद है, और ये इसको जो है वो रोशनी और अंधेरे के हवाले से जो है वो बताती है। अब बर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो बर्ड्स के अंदर एक यूनिक डबल फोकस मैकेनिज़्म है। अब फटाफट हम देख लेते हैं कि ये यूनिक डबल फोकस मैकेनिज़्म से क्या मुराद है। मतलब ये कि जो बर्ड्स हैं वो देखने के लिए उनके लेंस के अंदर भी एक कर्वेचर आ जाती है और उनके कॉर्निया के अंदर भी कर्वेचर आ जाती है। मतलब ये कि उनका लेंस भी कर्व हो जाता है और उनका कॉर्निया भी कर्व हो जाता है। अब ये दो चीज़ें हो रही हैं, डेट्स इसको हम डबल फोकसिंग मैकेनिज़्म कहते हैं, जिसकी वजह से एक जो बर्ड है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर सकता है। और यहाँ पर एग्जांपल दी गई है ऑस्प्रे की। अब ऑस्प्रे एक ऐसा परिंदा होता है जो समंदर के ऊपर जो है वो उड़ रहा होता है, और पानी के अंदर जब मछली मतलब सरफेस के ऊपर आती है तो उसको मूवमेंट जो है वो नज़र आ जाती है, और वो उसके ऊपर फोकस करते हुए बिल्कुल पानी की तरफ आता है और अपने पंजों से
वो मछली उठाकर जो है वो ले जाता है। तो ऐसा वो कैसे करने में कामयाब हुआ, क्योंकि उसके पास डबल फोकस मैकेनिज़्म है। अब डबल फोकस मैकेनिज़्म क्या है कि लेंस की भी कर्वेचर हो जाती है और कॉर्निया की भी कर्वेचर कर ली जाती है ताकि अच्छे तरीके से जो है वो फोकस हो सके। उसके अलावा जिस तरह रेप्टाइल्स के अंदर हमने पढ़ा, बर्ड्स के अंदर भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, और वो जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो उस आई बॉल को क्लेंस करने में और प्रोटेक्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनकी रेटिना की जो वॉल होती है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, ठीक है। और उस रेटिना के अंदर दो तरह के जो है वो सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम रॉड सेल्स कहते हैं और कॉन सेल्स कहते हैं। जो रॉड सेल हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, और जो कॉन सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में हाई लाइट को सेंसिटिव करते हैं, मतलब कि उसके लिए जो सेंसिटिव होते हैं, और साथ ही साथ वो कलर की परसेप्शन भी जो है बताते हैं, मतलब कलर्स के हवाले से भी जो है वो गाइड करते हैं। अगर हम सबसे पहले रॉड के हवाले से बात कर लें, मतलब रॉड सेल्स जो होते हैं वो, ज़ाहिर बात है इसका नाम बता रहा है कि वो रॉड शेप होंगे, और उसके अंदर पिगमेंट होता है जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं। जैसे ही लाइट उस पिगमेंट के ऊपर पड़ती है तो ये जो रोडोप्सिन होता है ये अपनी केमिकल नेचर चेंज करता है, जिसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, और पूरा एक मैसेज जो है वो ऑप्टिक नर्व के अंदर आता है। बताया जाता है कि जब फोटो रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट नहीं होते, मतलब डार्क के अंदर होते हैं, तो विटामिन ए और एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करके इस रोडोप्सिन को दोबारा अपनी असल हालत के अंदर ले आया जाता है। लास्ट के ऊपर है जी, जो हमारे जो रेटिना होती है उसके अंदर कौन सेल्स होते हैं। अब इसका नाम इस वजह से क्योंकि कौन की शेप के सेल्स होते हैं, तीन तरह के हैं। रेड कौन है, ग्रीन कौन है और ब्लू कौन है। जैसे इसका नाम बता रहा है कि जो रेड कौन होगी वो रेड वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करती है, ग्रीन कौन जो है वो ग्रीन वेवलेंथ वाली लाइट को, ब्लू कौन जो है ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट को जो है वो ऑब्जॉर्व करती है। और यही तीनों जो है वो प्राइमरी कलर्स हैं, और इन कलर्स को मिक्स मतलब करके तो हमारी आई के अंदर डिफरेंट कलर की जो शेड है, जो स्पेक्ट्रम है, वो डेवलप करवाया जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सारी जो सेंसरी रिसेप्शन है वर्टिब्रेट्स के हवाले से उनको जो है वो डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, या क्लास के अंदर भी आप जो है वो इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।